ओके। सो आज जिस टॉपिक के बारे में बोलने जा रहा हूँ वो है स्ट्रक्चरलिज्म। बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म समझने से पहले आप लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो इंग्लिश लिटरेचर है, सही से समझिए, ये जो इंग्लिश लिटरेचर है इसका दो डिवीजन है। इंग्लिश लिटरेचर नहीं, इंग्लिश इंग्लिश जो भाषा है इसका दो रूट है। पहला हो गया लिटरेचर, लिटरेचर में चला गया। दूसरा हो गया लिंग्विस्टिक। अब ये जो टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म, आज जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चरलिज्म, ये स्ट्रक्चरलिज्म लिंग्विस्टिक में आता है। ठीक है, सही से समझिएगा। स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, ये सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं, ये सारे टॉपिक्स आते हैं लिंग्विस्टिक्स में। जब आप लोग न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, वो सब जब आप लोग पढ़ेंगे तो वो किस मतलब श्रेणी में आएगा? वो आएगा आपका लिटरेचर में। मगर न्यू क्रिटिसिज्म में, जैसे कि न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरिस्ट है, न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरिस्ट जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म को फॉलो करते थे। सही से समझो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे हेडिंग पे पहले स्ट्रक्चरलिज्म। सेकंड, स्क्रीन पूरी तरीके से विजिबल है ना? आज ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ और सब लोग पेन पेपर लेके आप लोग बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स मैं क्लियर करूंगा। और अगर मेरी वॉइस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ बताइएगा, मैं फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट हो जाऊंगा। ओके, किसी को अगर वॉइस की दिक्कत हो या फिर स्क्रीन प्रेजेंटेशन की कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है? सो बेसिकली मैं जो बोल रहा था ध्यान से सुनिएगा, इसको सुनने वाली बात है। और जो जो मैं अभी बताने वाला हूँ आगे जाके इस टॉपिक के रिलेटेड, उसमें हर एक मतलब थ्योरिस्ट हो या फिर हर एक पॉइंट्स हो, उसको आप लोग पेन पेपर में लिख लीजिएगा। क्योंकि एक बार आप लोग लिख लीजिएगा तो उसको बाद में जाके पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखते हुए हम लोग का जो दिमाग है उस टाइम पे रीड भी करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लिखते जाओ, जो भी मैं बोलूं उसको प्रॉपर तरीके से लिखते जाओ, पॉइंट्स को सही तरीके से समझते जाओ। पिछले जो क्लासेस मैंने लिया स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन में, वो जो भी लिया उसको भूल जाओ। ये सोचो आज से फिर से मैं सीखने वाला हूँ स्ट्रक्चरलिज्म को। ठीक है, पहले इस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली, आप लोग समझिए, कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ मगर आपको समझा दे रहा हूँ। स्ट्रक्चरलिज्म जो है, स्ट्रक्चरलिज्म में सबसे बड़ा नाम हम लोग किसका मतलब किसको हम लोग प्रोमिनेंट फिगर मानते हैं? हु इज द प्रोमिनेंट फिगर, हु इज द फादर फिगर, डू यू नो? Ferdinand Sarsour. Sigmund Saussure. Ferdinand Saussure. फर्डिनेंड द सश्योर। वही फर्डिनेंड द सश्योर को फर्डिनेंड द ससुरे, फर्डिनेंड ससुरे ऐसे करके प्रोनाउंस करता है, तो वो आपके ऊपर है। बाकी इसको मैं प्रोनाउंस करता हूँ फर्डिनेंड द सश्योर। ओके, फर्डिनेंड द सश्योर एक ऐसे फ्रेंच मतलब फिलोसोफर एंड लिंग्विस्ट थे, सिमियोटिक थे वो, ठीक है, जो कि उस टाइम पे इस स्ट्रक्चरलिज्म में इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से उन्होंने मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट को एनालिसिस किया, पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, उन्होंने संस्कृत पढ़ा, और भी जो भी मतलब लिटरेचर रिलेटेड या फिर मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको उन्होंने अध्ययन किया। और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो स्ट्रक्चरलिज्म मतलब ये जो लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक है, ये लिंग्विस्टिक्स एक साइंस है। इस साइंस को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और डेफिनेटली स्ट्रक्चरलिज्म पे हम लोग साइंस को ही समझते हैं। लैंग्वेज का जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसको हम लोग समझेंगे। क्योंकि यहां पे पहले तो आए स्ट्रक्चरलिज्म में फर्डिनेंड द सश्योर, सही से समझिए। स्ट्रक्चरलिज्म में पहले कौन आए? फर्डिनेंड द सश्योर, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ? यूरोपियन स्ट्रक्चरलिज्म हुआ। इसको मैं अगर मतलब सही से बोलूं, यूरोपियन आप लोग लिख लीजिए, आप लोग स्केच कर लीजिए,
यूरोप स्ट्रक्चरलिज्म को दो डिवाइड में डिवाइड किया गया, यूरोपियन स्ट्रक्चरलिज्म एंड अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म। यूरोपियन स्ट्रक्चरलिज्म में यूरोपियन जितने भी क्रिटिक्स, जितने भी मतलब थ्योरिस्ट थे, वो चले गए, जो आप आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म में क्या हुआ, अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म में मैं बोलूंगा ब्लूमफील्ड जो है, ठीक है, अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म वो चला गया एक पार्ट। अब ये जो यूरोपियन स्ट्रक्चरलिज्म है, अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म, इसमें भी बहुत सारे लिटरेरी स्कूल्स का स्थापना किया गया। जैसे कि उसमें एक है, मैं लिख रहा हूं, मैं बाद में बताऊंगा जो भी लिख रहा हूं, जेनेवा स्कूल। सही से समझिए आप लोग, इसमें कौन है, इस स्ट्रक्चरलिज्म को दो डिवाइड में डिवाइड किया गया, यूरोपियन स्ट्रक्चरलिज्म, अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म। पहले हम लोग हिस्ट्री को समझेंगे, बिकॉज अगर आप लोग हिस्ट्री को नहीं समझिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे कौन सा थियोरिस्ट आया, कब आया, क्यों आया और कैसे आया, कैसे इन्फ्लुएंस हुआ। थियोरी को तो हम लोग समझेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। स्ट्रक्चरलिज्म मींस एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर। उसका डेफिनेशन भी हम लोगों को पता है कि हर चीज जो मतलब लैंग्वेज होता है, जो कि एक सेंटेंस होता है, वो प्रॉपर मीनिंग और प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर स्ट्रक्चर्ड ना हो तो उसको बोलने में या फिर सुनने में थोड़ा सा अलग साउंड करता है। और अलग साउंड कर, अगर कोई चीज अलग साउंड करेगा तो डेफिनेटली वो चीज हम लोग तो समझ नहीं पाएंगे ना, ह्यूमन लैंग्वेज में उसको समझा नहीं जाएगा। कोई भी एक लिटरेरी वर्कर अगर एक लिटरेरी वर्क को लिख रहा है, मान लीजिए विलियम शेक्सपियर या फिर जॉन ड्राइडन, ठीक है, ये दोनों का मैं मान लीजिए रेफरेंस ले रहा हूँ। विलियम शेक्सपियर ने अपना जो मतलब प्ले राइट्स वो लिखे थे, जितने भी प्ले लिखे थे वो, उसमें अगर लैंग्वेज का प्रॉपर स्ट्रक्चर वो मेंटेन नहीं करते तो क्या उनके जो प्लेज है आज सही तरीके से हम लोग पढ़ पाते, या फिर सही तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकते हम लोग? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। एक एक्ट के बाद एक एक्ट कैसे स्ट्रक्चर वाइज सब कुछ मतलब वहां पे स्थापना किया गया। तो सभी लिटरेरी थ्योरिस्ट, चाहे वो थ्योरिस्ट हो, चाहे लिटरेरी वर्कर्स हो, लिटरेरी क्रिटिक्स हो, सभी मतलब लिटरेरी वर्कर्स, मैं अगर सबका बोलूं तो सभी लिटरेरी वर्कर्स क्या फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। किस चीज का, लैंग्वेज का। जो चीज वो लिख रहे हैं, जो उनके मन में कंसेप्ट है, मेरे मन में एक कंसेप्ट है, मैं उसको, मान लीजिए मैं एक पोएट्री लिख रहा हूं, समझिए, मान लीजिए मैं एक पोएट्री लिख रहा हूं जो कि 8 से 7 लाइन का एक पोएट्री है। उसको लिखने के लिए मुझे वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी ना, कौन से लैंग्वेज में लिखना है उस लैंग्वेज का अध्ययन मुझे करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं कोई पोएट्री, तो मुझे हिंदी भी जाननी पड़ेगी, उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो लिंग्विस्टिक्स मतलब फील्ड है, उसको भी मुझे जानना पड़ेगा, उसके व्याकरण मुझे समझना पड़ेगा। एज इट इज मैं अगर इंग्लिश का बोलूं, इंग्लिश ग्रामर भी आप लोगों को समझना पड़ेगा, लिंग्विस्टिक पार्ट भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। मुंह उठा के कोई भी कुछ भी लिख नहीं दे सकता ना, एक पोएट्री अगर कोई लिखे तो ये हो नहीं सकता। अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर से, प्रॉपर सिंटैक्टिक फॉलो, अगर सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर आप नहीं लगाएंगे तो आपका पोएट्री कोई पढ़ेगा नहीं। तो इस चीज में फोकस किसने डाला, फर्डिनेंड द सेशन, जो कि वो बहुत बाद में आए। इस बारे में पहले सिम्योटिक, बहुत सारे सिम्योटिशियन मतलब सिम्योटिक ऐसे थे, बहुत सारे सिम्योटिक्स थे, उन्होंने कभी भी इस चीज में फोकस नहीं डाला, स्ट्रक्चरलिज्म में फॉलो मतलब फोकस नहीं डाला, सिग्निफायर, सिग्निफाइज, ये सब चीजों में कभी किसी ने फॉलो नहीं किया। वो सारे लोग बस एक ही चीज में फॉलो करते हैं, क्या, कि हम लोगों को एक वर्क लिखना है, एक वर्क, अपना जो भावना है उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, और जिस लैंग्वेज में लिख रहा हूं पब्लिक के लिए वो पढ़ने में इजी हो और समझने में इजी हो, और उसको इंटरप्रेट भी किया जाए, और आर्टिस्टिक तरीके से मैं उसको लिखूं। तो आर्टिस्टिक तरीके से भी लिखने के लिए आपको तो स्ट्रक्चर मेंटेन करना ही पड़ेगा। आप अगर कोई सिंगर है, आप अगर कोई एक मान लीजिए आप फ्लूट बजाते हैं, आप एक म्यूजिशियन हैं, तो प्रॉपर तरीके से
बीट अगर नहीं पकड़िएगा तो कभी भी एक मतलब जो पीस आप प्रेजेंट करना चाहते हैं लोगों के सामने, वो लोग नहीं समझ पाएंगे ना। अगर मैं आज इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को समझा रहा हूं तो डेफिनेटली मेरे मन में वो सारे चीजें मैंने स्ट्रक्चर वाइज मैंने मतलब बैठा रखा है कि इस टॉपिक के बाद इस टॉपिक को मुझे डिस्कस करना पड़ेगा पढ़ाते वक्त, क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। तो मैं कैसे, मुझे स्ट्रक्चर को कैसे फॉलो करना पड़ेगा कि पहले मैं इंट्रोडक्शन दूं, फिर थियोरिस्ट के बारे में बोलूं, फिर थियोरिस्ट के बारे में बोलने के बाद वो थियोरी किस बारे में बोला गया वो पूरा चीज मैं समझाऊं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप मुझे जाना पड़ेगा। दैट इज स्ट्रक्चर। आप अगर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी वर्क काम नहीं करेगा। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो मैंने जैसे कहा फर्डिनेंड द सेश्योर इज द फादर फिगर। यस, ही इज द फादर फिगर। इवन ही वाज an assistant professor. He wasn't professor, he was a professor also. आप लोग समझो, वो एक प्रोफेसर भी थे। स्ट्रक्चरलिज्म में दो डिवाइड किया गया, यूरोपियन स्ट्रक्चरलिज्म, अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म। अब यूरोपियन अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म में जेनेवा स्कूल आता है, प्राग स्कूल लिंग्विस्टिक। कोई अगर यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप लोगों को समझ में आएगा। प्राग स्कूल जिसमें जैकबसन के बारे में बताया गया, जैकबसन ने अपना थ्योरी वो उसमें दिया, जैकबसन थे प्राग स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक में। फिर और एक था कोपेनहेगन, कोपेनहेगन स्कूल बोल के एक था, मैं लिख रहा हूँ, ये सब चीज आप लोग लिख लो। जेनेवा स्कूल, जेनेवा स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट है प्राग स्कूल, PRAGUE, ठीक है, ये स्पेलिंग होगा, आप लोग फिर भी चेक कर लीजिएगा। प्राग स्कूल लिंग्विस्टिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कोपेनहेगन, इसको लिख लीजिएगा। कोपन, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ शायद, कोपेन हैगन स्कूल, कोपेनहेगन स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक। फिर और एक ब्रांच है जो कि लंदन स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक के नाम पे जाना जाता था, लंदन स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो या फिर कुछ भी करो, ठीक है, आप लोग ले सकते हो, आप लोग लिख लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए भी, आपके मतलब यूजीसी एग्ज़ाम के लिए भी एंड पीजी एग्ज़ाम के लिए भी। तो ये चारों लिंग्विस्टिक स्कूल डेवलप हुआ, ठीक है। सही से समझो कंसेप्ट, कंसेप्ट नहीं समझिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब जेनेवा, प्राग स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक, कोपेनहेगन। अब जेनेवा में कौन था? जेनेवा एक्चुअली ये जो है ये कहाँ पे पहले, मतलब इसका इसका मेन रीजन क्या है ये भी जानना पड़ेगा हम लोगों को। स्विट्जरलैंड। বর্তমানে তো দাদা এটা সুইজারল্যান্ডে यस, মনে হয়। यू आर राइट सुदीप, स्विट्जरलैंड, याद रहेगा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब इसमें जो मेजर नेम है वो आपको समझ में आना चाहिए। इसमें जो मेजर नेम है वो है, एक तो सेश्योर, सही से समझिए आप लोग, लिख लीजिए सेश्योर, उनके ही कॉलीग्स या फिर उनके स्टूडेंट्स, उनके ही मतलब साथ में रहे, मैं लिख रहा हूँ इनका नाम, सबके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। आज का जो क्लास है सिर्फ स्ट्रक्चरलिज्म पे होगा, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी जो है नेक्स्ट कल इसको मैं डिस्कस करूंगा। आज जो है स्ट्रक्चरलिज्म पूरा एनालिसिस मैं करूंगा, इसका पूरा खाल उधेड़ दूंगा, ये समझ लो आप लोग। इसमें कुछ रहेगा नहीं कि आप लोग ना जानते हो, ऐसा कुछ रहेगा नहीं, एकदम इन डिटेल, एकदम डीप एनालिसिस आज मैं करने वाला हूं। और कौन सी चीजें आप लोगों को ध्यान में रख के ये चीज पढ़ना पड़ेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम मैंने क्या बोला,
भूल गया मैं, क्या बोला था? चार्ल्स, चार्ल्स बैली। सैश्योर के साथ चार्ल्स बैली भी थे जेनेवा स्कूल में, याद रखो सब लोग, कोई भूलना मत। अच्छा मेरा वॉइस सही से आ रहा है ना? डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है ना? वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है ना? हेलो ठीक আছে। ओके चलो। सो चार्ल्स बैले, ठीक। ये कोई बोल रहा है, कुछ कुछ बोलना चाहता है कोई तो बोलो। चार्ल्स बैले हो गया। और एक थे, उनका नाम था एल्बर्ट, एल्बर्ट 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 सचे करके एक था, सॉरी। एल्बर्ट एस से मतलब जानते हैं उनका, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, आप लोग फिर भी एक बार गूगल कर लीजिएगा इसका पूरा नाम। सच्चाई, एल्बर्ट सच है, ठीक है। समझ में आ गया। मैं इसको पहले ना एक काम करता हूँ, पहले इसको ऑर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। सही तरीके से ऑर्डर लगाने से आप लोगों को भी समझ में आएगा। अब देखो, अब इसीलिए ना मैं बोल रहा था कि मैं अभी क्लास नहीं करवाना चाहता, क्योंकि व्हाइट बोर्ड रहने से क्या होता है, स्केच सही तरीके से होता है, वर्ड में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। और पीपीटी में भी समझाऊंगा, वहां पे भी लिखना पड़ेगा मुझे, कोई भी चीज अगर आ गया याद, ठीक है। तो डेफिनेटली हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा यहाँ पे, ये चार स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक के थे, जिसमें जेनेवा स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक में कौन, सैश्योर, चार्ल्स बैले एंड एल्बर्ट सैचे, ठीक है। इन तीनों का नाम याद रखो। नेक्स्ट कौन है, प्राग स्कूल। अब प्राग स्कूल में कौन आया? प्राग स्कूल बेसिकली इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है, याद रखो, ये था वाक्य करके, मतलब एक जगह है, सेजोल वाक्य ऐसे करके एक जगह है इसराइल में, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ। मुझे एकदम से याद है, बताओ कब मैं पढ़ा था, बस एक वर्ड याद आया, मुझे पूरा नाम याद आ गया, बताओ, ठीक है। यह है रीजन। अब इसमें कौन लोग थे, एसोसिएट, ठीक है। इसको समझो, इसमें मेजर जो थे वो मैथियसिस करके मतलब वो लिंग्विस्ट थे, ठीक है। जितना मुझे पता है, विलेम विलेम VILEM, विलेम मैथियस मैथियस करके थे, ठीक है। हो गया। अब नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है, इसको समझो। इसका जो रीजन था डेनमार्क था। कोपेनहेगन का जो मेन रीजन है वो है डेनमार्क, ठीक है। अब इसमें कौन से लोग थे, याद रखो, वीगो करके एक था, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लो, वीगो, एलन फिशर, फिर हंस जॉर, ऐसे करके मतलब दो तीन लोग ऐसे थे, आप लोग लिख लो, ठीक है। नाम जो है मैं लिख रहा हूँ, नेम गुला बोलो। ये है नेम, ठीक है। इसको गूगल में करके पूरा नाम आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे जितना याद आ रहा है अभी फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। वीगो जॉर्जेंसन, और एक था एली फिशर,
एली फिशर जॉर्जिनसन, आई थिंक यही पूरा नाम है, एली फिशर जॉर्जिनसन, ठीक है, ये पूरा नाम है। तो ये सब चीज आप लोग समझ लीजिए। ये हो गया कोपेनहेगन का जो मेन लिंग्विस्टिक स्कूल है उसका। अब इसका कौन सा रीजन था पता है? इंग्लैंड, लंदन स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स। और इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं हैलिडे, लिख लो नाम। जबकि इतना कुछ आप लोग एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, अगर लिख दोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से, मतलब जो एग्जामिनर है वो खुश हो जाएगा, इतना इन डिटेल और इतना कुछ आप लोग लिख रहे हो। हेनरी स्वीट, पूरा नाम नहीं बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे नाम है, ठीक है। मिनिमम मतलब जो मेजर फिगर्स है, लिटरेरी फिगर्स, उनका नाम मैंने बता दिया। ओके, ये हो गया, ठीक है ना? आप लोग लिख लो, मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग लिख लो। Can you zoom the screen? क्यों, आपको दिखाई नहीं दे रहा है सही से? अच्छा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है क्या सही से? Actually, it's showing very much small. That is why. वेरी मच स्मॉल? স্ক্রিনটাকে চেঞ্জ করে যে করো ওটাকে তাহলে জুম হয়ে যাবে मुझे जूम करने স্ক্রিনে के लिए দুটো आप बोल ফিঙ্গার रही हैं, आप खुद जूम कर लीजिए। वैशाखी, राइट? Yes, yes. Why don't you zoom your screen actually? You can zoom it. Just make a full screen and just pinch it. Then you can see the full screen, okay? So, I was talking about the linguistic schools, right? So these four are linguistic schools, guys. ठीक है, इसको याद रखो। जेनेवा स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक, अच्छा पहले अब मैं पूछ रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ाया अब पूछ रहा हूँ, स्ट्रक्चरलिज्म को कितने में डिवाइडेड किया गया? कौन से मतलब डिवाइड कैसे किया गया, मतलब स्ट्रक्चरलिज्म को कौन से कितने? ইউরোপিয়ান यस, यूरोपियन एंड अमेरिकन। टोटल यूरोपियन अमेरिकन में कितने स्कूल्स आते हैं? 4 स्कूल्स। जेनेवा स्कूल्स ऑफ लिंग्विस्टिक, प्राग स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स, कोपेनहेगन स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स, लंदन स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स। याद रहेगा? सबका रीजन मैंने लिख दिया, स्विट्जरलैंड, इसराइल एंड डेनमार्क एंड इंग्लैंड। ओके, क्लियर? So let's talk about what is structuralism in as per definition. Structuralism is basically, guys, you just have to understand. Structuralism is a theoretical approach in various fields, not only English literature but also in different fields. Just understand. Anthropology is one of them. Anthropology is one of them. It also actually, ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है, ये एंथ्रोपोलॉजी पे भी मतलब ये इसने इफेक्ट डाला, उसको भी मतलब इसने इन्फ्लुएंस किया। समझ रहे हो आप लोग? सो हम लोग क्या बोलेंगे अब इसको? अगर मान लो डिफिनेशन बताना है किसको, तो कैसे बोलेंगे? स्ट्रक्चरलिज्म is a theoretical approach in various fields. It is very important, that is actually it is associated with various fields, okay, including literature which emerged in the mid 20th, समझ लो, मतलब 1950s 1960s, that is mid 20s। याद रहेगा आप लोगों को? 1950s to 1960s, mid 20th century, okay। And in English literature, structuralism had a significant impact, not only that, particularly in the later half on the 20th century, and it offered a new way, of understanding literary text by focusing on the underlying structures. As I was talking about, structures that govern meaning, and definitely we need to follow the structure before making a sentence. So that is why in
definition, it is also said. Okay, so that is structuralism. And who is the father figure here? Ferdinand de Ferdinand Saussure. Saussure. He is the father figure here. Okay, and one more important factor, guys, I want to share with you, that lots of you even watch some videos in YouTube, watch, read something in YouTube, different sources, that uh, actually Saussure give a lecture in blah 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 Geneva school or anywhere, right? Saussure was a member of Geneva school. It is very much important. Saussure gave a lecture. Saussure gave lectures on linguistics at the University of Geneva. It is right. And where he actually held the position of professor. Professor of what? General linguistics. He was the professor of what? General linguistics. So basically, मुझे याद आ गया एक चीज मैं बताना चाहता हूँ. आप लोगों ने अमेरिकन स्कॉलर पढ़ा होगा, पेपर 6 में पढ़ाया गया था, मैंने पढ़ाया था अमेरिकन स्कॉलर एमर्सन का, याद है? राल्फ वाल्डो एमर्सन. रफ वाल्डो एमर्सन जैसे कि वो बहुत सारे स्कॉलर्स को फी कापा बेटा सोसाइटी, याद है? इस नाम को याद रखना सब लोग. फी कापा बेटा Yes, yes. सोसाइटी, दिस इज अ सोसाइटी जहां पे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जहां पे वो इस सोसाइटी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेक्चर दिया था. अमेरिकन लिटरेचर के बारे में बोल रहा हूँ, अभी तो मैं क्रिटिसिज्म बता रहा हूँ ब्रिटिश लिटरेचर का, मगर अमेरिकन लिटरेचर में चला गया मैं. ठीक है, आप लोग समझिए. और ये ऐसा नहीं है कि हम लोग पेपर 5 पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ब्रिटिश का है, ये कल्चरल स्टडीज में आता है. इसमें पेपर 5 में अमेरिकन भी आएगा, रशियन भी आएगा, बहुत सारे मतलब मिक्सअप है पेपर 5 में. ऐसा मत सोचिए वी आर रीडिंग अबाउट British literature concepts. It is totally wrong, because lots of theories, even Ferdinand de Saussure is not a British. Who is Ferdinand de Saussure? Is he British? No, he is a French philosopher. Am I right or wrong? So you have to understand before reading paper 5, MEG 5 or paper 5, whatever you are actually say, MEG 5 or paper 5. In paper 5 also you have to understand that literary criticism is about all the literary criticisms of literary workers. ठीक है, ब्रांचेस आप लोगों को समझ में आ गया, लिटरेरी स्कूल सब आप लोगों को समझ में आ गया. सो एक मिथ है कि उन्होंने जिनेवा सोसाइटी मतलब वो स्कूल में जाके, वो मिथ नहीं, ये सच है कि उन्होंने एक लेक्चर दिया था, उस पे उनका एक बुक किसी ने मतलब रॉय करके एक मतलब किसी ने ट्रांसलेशन, पता है आपको उनका बुक किसने ट्रांसलेशन किया? फर्डिनेंड द सश्योर ने एक बुक लिखा था. फर्डिनेंड द सश्योर ने एक बुक लिखा था. उस बुक का नाम याद है आप लोगों को? कोई भी बता सकता है? बताओ. कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स. Course यार in general. इतना गूगल करोगे तो कोई किसी को भी पता चल जाएगा. कम ऑन, नहीं पता है तो मत बोलो कि बता दो कि नहीं पता है, आप ही बता दो. ठीक है, लिख दे रहा हूँ. इतना गूगल करोगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही चल जाएगा. इतना टाइम क्यों लोगे? मतलब 3 seconds is enough. If I am asking you something, then 3 seconds is enough. If you are taking more time, then obviously you are going to Google, and obviously you are sharing the knowledge of Google. But I'm not suggesting you that try to Google, because whenever you are attending my classes, then just focus on my whatever I'm saying, neither whatever written in the Google. So don't message first of all. माइंड डिस्ट्रैक्शन होता है, कोई अगर मैसेज वगैरह करे तो मत करना. अच्छा, कोई मतलब हैंड रेस किया. निर्बन, डू वांट टू से समथिंग? निर्बान, अगर नहीं बोलना भाई लो कर दो हाथ. ना ना ना. देन प्लीज हैंड में मतलब उसमें उस सिंबल में प्रेस मत करो. ओके, ठीक है. टुंग टंग आवाज आप लोग करते हो तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, वो जो एक फ्लो है टूट जाता है. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द लेक्चर, राइट? Saussure gives a lecture on linguistics of the school University Geneva, right? So basically where he held a position. Which position? Professor of general linguistics. Professor of general linguistics. ठीक है, याद रखो. He was a professor of general linguistics.
in Geneva, where he held this position, obviously. And these lectures, whatever he actually gave the lectures, whatever he said there, whatever he explained there, उन्होंने जो भी कहा, basically those lectures were attended by his students. जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को अमेरिकन स्कॉलर में जो हुआ एक इंसिडेंट, मैं कोरिलेट बहुत ज्यादा कोरिलेट करता हूँ, आप लोगों को समझ में आए इसलिए। तो उसी तरह इन्होंने भी, मतलब जो भी उन्होंने बोला, उस सब डेटा को कलेक्ट कौन कर रहा था? उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कलेक्ट किया, his students, even in his colleagues. And what are the colleagues name? You know, बताया मैंने थोड़ी देर पहले, बताओ, भूल गए? चार्ल्स बैली एंड अल्बर्ट सेक्स। यस डेफिनेटली, मतलब सिर्फ जिनी ही पढ़ रही है और कोई मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे हो। ये देखो लिख तो दिया है यहाँ पे, सैश्योर भी थे उसमें, एंड उसके साथ कौन था? चार्ल्स बैली एंड एल्बर्ट सचे। These two are very much important names, guys. I'm explaining about them later. Why these two names are very important, I'm just explaining. Just give me some time, okay? Even I will discuss about some other theories and other names, which is very much important for your exam. So note down whatever I'm saying, okay? So first of all, we have to understand that, guys, that he was delivering a speech. There he was delivering a speech, and these lectures basically he used to, used to give some lectures in that particular university, and वो सारे lectures को उनके students ने क्या किया? Collect किया, compile किया. Just understand that. So these lectures were compiled by his students, particularly by two his very much important colleagues or students, which is Charles Bailey एंड एल्बर्ट सचे। इन दोनों का नाम याद रखो आप लोग, ठीक है? सो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करके एक बुक का निर्माण हुआ। जैसे कि अमेरिकन स्कॉलर में रफ वर्ल्ड में इमर्सन ने खुद से कोई बुक पब्लिश नहीं किया। जैसे कि मैं अगर बोलूं आप लोगों को, और एक है, बताओ तो, पेपर 5 में आप लोगों ने पढ़ा था, और एक इंसान है, थियोरिस्ट है, 1910 1920 के टाइम पे, अर्ली 20th सेंचुरी में न्यू क्रिटिक है वो। न्यू क्रिटिक के मतलब मैं उनको फादर फिगर समझता हूँ। बताओ कौन है? आइए रिचर्डसन। यस, आइए रिचर्ड, डेफिनेटली। किसने बोला ये? उषा जी? मैंने बोला। बहुत सही, बहुत सही। आप लोग, आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना? मतलब आप एक यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हो, मैं पढ़ा रहा हूँ एक पीजी के एस्पेक्ट से, सो आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना सब कुछ? ये पहला दिन है आपका एक्चुअली। यस यस यस। आपको मजा तो आ रहा है? यस बहुत। चलिए चलिए, मैं पूरा चीज को मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है? 10:30 to 10:45 तक मैं क्लास लूंगा, और इसमें आज पूरा स्ट्रक्चरलिज्म का जो भी पॉइंट है, जो आपके एसएलएम में भी नहीं मिलेगा, बुक में भी नहीं मिलेगा, मतलब ऑथेंटिक बुक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स, क्रिटिसिज्म से लेकर बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कहीं पे नहीं मिलेगा, वो आज बताने वाला हूँ। बहुत सारे थ्योरिस्ट, उनके बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली ये समझ लो, प्रोफेसर जो थे जनरल लिंग्विस्टिक्स थे, ये प्रोफेसर भी थे, ठीक है? और ये जो दो नाम मैंने बोला जेनेवा स्कूल में, जहाँ पे ये एज अ प्रोफेसर थे, जेनेवा स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक में, जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है? सेश्योर थे वहाँ पे, चार्ल्स बैली एंड एल्बर्ट सचे। These two names are very much important. Why? Because these two people gathered all the data and made a book, published a book. Actually, the book was published as a posthumously, guys. Just understand. I was talking about a book, na? I was talking about a book. What is the name of the book? Tell me. Course in General Linguistics. Course in General Linguistics, right, Jenny? Course in General Linguistic, ठीक है ना? नाम ठीक है ना? लिंग्विस्टिक्स होगा आई थिंक, ठीक है? ये है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है? एंड इसकी डेट पता है? मुझे पता नहीं इसकी। 1916 it was published posthumously, 1916। posthumously पता है आप लोगों को? what is the meaning of posthumously? After death. After death of the After author. death. Yes, after death of the author, posthumously,
पोस्टमसली, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लो। पोस्टमसली तो आपको याद आए कि नहीं ये 1916 तक। अब एक बात समझो, फर्डिनेंड द सेश्योर के बारे में तो मैंने बोला, उनका टाइमलाइन तो आप लोगों को बोला ही नहीं मैंने। 1916 में अगर उनका पहले से डेथ हो चुका था तो उनका टाइमलाइन क्या था पता है? फर्डिनेंड द सेश्योर का टाइमलाइन 1857। आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं डेथ दूंगा। হচ্ছে 1913 বাট বার্থটা ভুলে গেছি। 1913, not 14, it's 13, 1913, okay, 1857 to 1913। 1857 में एक युद्ध हुआ था, किसी को पता है इंडिया में? পলাশির ক্ষেত্র, ये 1526 में होता है ना पलासी, तो 1526 में हुआ था। এটা সিপাহী বিদ্রোহ 1847। সিপাহী বিদ্রোহ हाँ, सिपाही विद्रोह। 1756 1526 में तो पानीपत या फिर क्या था वो? পানিপথের প্রথম যুদ্ধ পানিপথের যুদ্ধ हाँ, तो 1526। नहीं मेरा मतलब हिस्ट्री ठीक है ना फिर? नहीं मैं मतलब আমার हिस्ट्री, হিস্ট্রি খুব मेरा हिस्ट्री मतलब बहुत बेकार हिस्ट्री है मेरा। 1857 में सिपाही भी, अब बता दो इनको कौन सा हुआ था? এই নাম্বারিংটা ঠিক করে নাও তো, যে मैं স্কুলের समझ নাম্বারিংটা नहीं पा रही। করছো না, सिपाही विद्रोह, अब क्या बोलूं इसको इंग्लिश में? सिपाही विद्रोह को क्या बोलते हैं? सिपाही म्यूटिनी बोले रहा हूँ ना। 1857, आप अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि 1857 में मतलब उस टाइम पे याद आ गया मुझे और कुछ नहीं। जबकि फर्डिनेंड द सेश्योर को उनसे मतलब उस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं था, ये बात अलग है, ठीक है। 1857 टू 1913, दिस इज द टाइमलाइन ऑफ वीव, ओके। सो इसको याद रखो आप लोग। तो वो मरे कब? 1913 में। उसके बाद ये जो उनका डेटा था, वो जो भी लेक्चर्स देते थे, किन्होंने मतलब इस डेटा को कलेक्ट किया? चार्ल्स बैली एंड एल्बर्ट सच। उन्होंने क्या किया? इस डेटा को, बेसिकली इस बुक को पहले पब्लिश किया गया 1916 में। सही से आप लोग समझो, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाटएवर आई एम सेइंग। चार्ल्स बैली एंड एल्बर्ट सच, आफ्टर सचोर डेथ, they published this book, but the book course in general linguistics is based on their compiled notes। जो नोट्स वो लोग लिख रहे हैं वो उसको कंपाइल किए वो लोग, compiled notes and published posthumously in 1916। and after that, after 3 years after death of Ferdinand the Saussure, ठीक 3 साल बाद इसको posthumously मतलब क्या किया गया? पब्लिश किया गया। So Charles Bailey and Albert Saussure edited and organized the material to create the book which presents Saussure's idea on what? Do you know? Idea on structure. জেনারেল No, idea of structure. Structure of what? Language. He was linguist, no? So structure of language. So we are understanding about history, how structuralism came. Just understand. जब वो जिंदा थे उस टाइम पे इतना ज्यादा फेमस नहीं हुए थे सिम्योटिक्स, मतलब स्ट्रक्चरलिज्म इतना फेमस नहीं हुआ था। ये फेमस हुआ कब से? मिड जो मिड है ना, मिड 20th सेंचुरी से बहुत सारी थ्योरीज आए, क्रिटिसिज्म हुआ। आप अगर कोई वर्क लिखोगे, आपका वर्क कब फेमस होगा? जब आपके वर्क में कोई क्रिटिसाइज करेगा, क्रिटिसिज्म होगा तब ना। क्रिटिसिज्म होगा, फिर आपके वर्क को जब पढ़ा जाएगा, बहुत लोग, बहुत सारे पब्लिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें मतलब खामियां, उसको सुधारने के लिए, अमेंडमेंट के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं, उसको फेमस कर रहे हैं, और उस आइडिया को मान लीजिए अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने बुक्स में वो आइडिया को डाल रहे हैं, स्ट्रक्चरलिज्म आइडिया को डाल रहे हैं। आप लोग समझो, तब ना फेमस होगा। तो फर्डिनेंड द सश्योर भी ऐसे ही फेमस हुए थे इस फील्ड में, मतलब स्ट्रक्चरलिज्म की फील्ड में। वैसे वो फेमस थे, वैसे वो ऑलरेडी फेमस थे, एक बहुत अच्छे बहुत बड़े सिम्योटिक्स थे वो ऑलरेडी फेमस थे, मगर उनका इंटरेस्ट लैंग्वेज का जो साइंस है, विज्ञान है, लैंग्वेज का जो साइंस है, उस पर ध्यान उन्होंने दिया, एंड उन्होंने ये स्ट्रक्चरलिज्म का जिक्र किया।
समझ में आया सबको? So basically, this book has since become one of the most influential works in the field of linguistics and semiotics. Lots of linguistics and semiotics was there, but these works, structuralism and the book, actually basically the book course of general linguistics, this work is very much important and very much got famous in that era, since become one of the most influential works in the field of linguistics and semiotics. Did you get me, guys? So the fact is, I just want to share a fact regarding this. This complication, this compilation, uh, data to compile किया उन्होंने, I'm talking about that this compilation was first published in French language. It was published in French language. So French language में जब पढ़ा जाएगा तो वो यहाँ पे जितने भी आप लोग स्कूल्स देख रहे हो, बेसिकली यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस है, और ये जो लंदन स्कूल लिंग्विस्टिक्स है, यहाँ पे तो इंग्लिश है, राइट? इंग्लिश मतलब देशवासी वो इंग्लिश ही समझते हैं। तो ये जो पहले पोस्टमसली वो जो पब्लिश हुआ in 1916, it was published in posthumously, it was published in French language, but the English translation later done, the English translation of course in general linguistics were done by, do you know who translated this? Do you know? रॉय ऐसे करके कोई कुछ नाम मैंने सुना था पिछला बार जब क्लास लिया था मैंने, तो रॉय हैरिस ऐसे करके बहुत लोग बोलते हैं, which is wrong. रॉय हैरिस is not translator. बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारी जगह में आप लोग देखोगे, which is totally wrong. समझ लो. So who translated this? This is the question. Basically, who translated this? This was translated by Wade Buskin. Wade Buskin. इनका नाम कभी सुना है आप लोगों ने? एकदम दिल पे हाथ रख के बोलो. Who published it first in English? कितना, कौन सा ईयर में? 1959 में. समझ में आया? देखो बताओ, पूरा साइलेंट हो गया सब लोग, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? नहीं आया आया। तो आप लोग इतना चुपचाप क्यों हो? या फिर नाम पहले बार सुन रहे हो, या फिर डेटा समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहा हूँ ये समझ में नहीं आ रहा? वेड बस्किन जो है, इन्होंने पहले इंग्लिश ट्रांसलेटर है वो, याद रखो आप लोग. कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स सबसे पहले ट्रांसलेट किया वेड बस्किन ने in 1951, and it was published in first 1916, which was posthumously work by who? By two most important literary figures. नाम बताओ कौन थे? क्लियर हो गया कंसेप्ट? कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा इस कंसेप्ट को. ये खत्म, इस कंसेप्ट को खत्म. समझ में आ गया आप लोगों को? So Buskin's translation, you have to focus there, that I just want to highlight some important factors, guys. You won't get it in several, you won't get it in Google or anywhere. I'm just highlighting some points that, Buskin's translation played a crucial role in introducing what? Saussure's idea. Which idea? I'm talking about which idea? Tell me. Structuralism. Yes. Structuralism. Yes, definitely. This is the idea. So Buskin played a crucial role here. Crucial role in introducing Saussure's idea to get English speaking world, and contributed to the
widespread, if I say, widespread influence of structuralist linguistics and semiotics in, you know, different countries, and most important the thing, in Anglophone academia. This is the name, Anglophone academia. ओके, यहाँ पे स्प्रेड होना मतलब सब जगह पे स्प्रेड होना, इसको समझ लो. ओके, so most of the people actually discuss about that Roy Harris is a translator. He is translated first, but this is wrong, guys. Roy Harris is a prominent linguistics. Yes, you can say Roy Harris is a prominent linguistics. He is a prominent linguistics and also semiotican, and he is also known for his contribution to the field of linguistics, particularly if I say for his development of, you know, इंटीग्रेटोनिज्म करके एक मतलब थ्योरी है. थ्योरी आप लोगों को बता दे रहा हूँ. इंटीग्रेटेशन क्या नाम था उसका, इंटीग्रेटोनिज्म ऐसे करके था. ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देख लो. इसको भी याद रखो गाइस. ऐसे ऐसे चीज बताने वाला हूँ जो कि आप लोग कभी देखे भी नहीं होंगे. उषा मैम, आपने ये सब वर्ड का पहले सुना था कभी? नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना. So is it new for you? It's basically a theory. Yes, yes. It's basically a theory of language that challenges same aspects of traditional linguistic theories, including those influenced by Saussurean structuralism. Did you get me? So basically, Harry's work has had a significant impact on the field of linguistics and semiotics, particularly through his critique of certain aspects of Saussurean theory. So he was not translator. He was who? He was a critic. Am I right or wrong? We can consider him as a critique here. So he's not directly associated with the translation of Saussure's course in general linguistics. Did you get me? And Wade Buskin, sir. Wade Buskin, sir. Just understand this name. Wade Buskin. Wade Buskin is the translator most commonly associated with the English edition of Saussure's work. So Roy Harris, actually Harris's critics and, you know, reinterpretations of Saussurean theory have contributed to, you know, ongoing discussion and debates within the field of linguistics and semiotics. So Roy Harris is very much important. You have to understand, as a criticism perspective, we can take him as a critical approach, because he was the first. Actually, he contributed lots of, you know, this kind of, you know, integratism theory. He this theory actually opposed to structuralism, Saussurean theory, basically Saussurean theory. Okay, it opposes that. Okay, so some theorist guys, I just want to say, now let's talk about theorists. दादा. अरे भाई, बीच में मत बोलो, ऐसे करके कौन चिल्लाता है? किसने बोला? ठीक है ठीक है. सडनली कौन बोल दिया? बोलो, डर गया मैं, मतलब. नहीं ऐसा नहीं है. वो एंग्लोफोन एकेडेमिया, वो पॉइंट समझ में नहीं आया. मत समझो, अभी जो बता रहा हूँ उसको समझ लो, लास्ट में बोलूंगा उसको. ठीक है ठीक है. फ्लो टूट जाएगा अदरवाइज. मैं देखो, पहली बात तो जो भी मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से बता रहा हूँ. ठीक है, किसी भी बुक में लिखा नहीं है. जो भी डेटा मैंने पढ़ा है अपने टाइम पे, वो सारे चीज़ों को मैं सिंक्रोनाइज करके यहाँ पे बता रहा हूँ. आपका जो सवाल है वो बाद में जाके मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए. ठीक है, ओके. तो मैं क्या बता रहा था, भूल गया.
थियोरिस्ट के बारे में। थियोरी 4 थियोरिस्ट के बारे में बता रहा हूँ, नाम सही से लिख लो, ठीक है। पहले बताओ किन किन लोगों को मतलब प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर्स पता है स्ट्रक्चरलिज्म रिलेटेड जो है, बताओ बताओ बताओ, 2 नाम बताओ एटलीस्ट। गूगल मत करो, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। रोनाल्ड बर्थ रहने दो अब, हो गया टाइम समाप्त। रोमन जैकबसन, दूसरा दूसरा कौन हो सकता है? रोनाल्ड बर्थ, रोमन जैकबसन, मिखाइल बख्तिन, बख्तिन भी है। रोमन जैकबसन, फिर हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर जिनको मैं स्किप कर गया, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर है, वो है, ये चीज आप लोग एसएलएम में भी आप लोगों को मिल जाएगा, क्लॉडे लेवी स्ट्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर है गाइस, डोंट मिस इट, ओके, इनको याद रखना। तीसरा जैक्स लेकान, चौथा चौथा कौन है बताओ, इतना इंपॉर्टेंट नाम आप लोग भूल जाते हो। इस चार अब एक बात बताओ, 4 थियोरिस्ट है, 2 ऐसे थियोरिस्ट के बारे में बताओ जिनका वर्क फील्ड सेम है, साइको एनालिसिस के ऊपर जिन्होंने मतलब बात किया, बता सकते हो 2 थियोरिस्ट के बारे में? रोमन जैकबसन, क्लॉडे लेवी स्ट्रॉस, जैक्स लेकान एंड मिशेल फुको। So basically, just tell me 2 prominent theorists who actually talked about psychoanalytic theory or psychoanalytic field. Okay, they were associated with psychoanalytic or psychoanalysis theory. Do you know? वो 2 लोग हैं, जैक्स लेकान एंड मिशेल फूको। याद रखो इसको आप लोग, क्या क्या मैंने बोला, जैक्स लेकान एंड मिशेल फूको, याद रहेगा, ठीक है। सो ये है थियोरिस्ट। अब इन थियोरिस्ट के बारे में बता रहा हूँ। बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर वेरी मच फेमस, व्हाई रोमन जैकबसन इज वेरी मच फेमस हियर, व्हाई व्हाट ही एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड फॉर Saussurean theory, structuralism, right? He accepts the theory and why is so much very much important. Roman Jacobson played a we can say significant role in popularizing and expanding upon Saussurean structuralism theory, right? Am I right or wrong? Obviously this is truth. After the translation of Ferdinand de Saussure, as we know, that work was translated. That is why after translating the work, uh, this particular theory, structuralism, actually got so much famous, and the book is actually got so much fame. Okay, and uh, the fact is, the main book is Course in General Linguistics. Structuralism is a part of this book. Okay, but these 4 writers actually applied structuralism in their books and in their theories. They actually, you know, uh, took the idea, and applied it in their basically works. And if I talk about
Roman Jacobson, a very much famous theorist. After the translation of Ferdinand de Saussure's course in general linguistics by Wade Beskinser, right? Roman Jacobson, a prominent linguistic. He was also a prominent okay, linguist and semiotican, played a significant role in popularizing the structuralist theory in various academic circles. Roman Jacobson basically, along with other scholars, not only he, but along with other scholars such as Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss was also with Roman Jacobson. So Claude Lévi-Strauss was, these two actually writers actually he actually Roman Jacobson along with other scholars yeah, with like Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss was, instrumental in introducing Saussure's ideas to the English speaking world, and for, further developing structuralist linguistics. Jacobson himself expanded upon, Saussurean structuralism, particularly in the areas of phonology and semiotics. आप लोगों ने तो पेपर टू में पढ़ा ही होगा ना, फोनोलॉजी, मॉर्फेम्स, पढ़ा है या नहीं, या भूल गए? So basically, Jacobson works in philosophy, especially his groundbreaking paper, if I say, on linguistics, on linguistic aspects of translation का एक वर्क था उनका, वो probably publish हुआ था 1959 में, एक ही टाइम पे, and where he actually helped to advance structuralist theories of language. He actually introduced the concept of distinctive features and the analysis of phonological systems, which became foundational in structuralist and generative phonology. Okay. Jacobson's collaboration with other scholars, such as his involvement of the Prague School, he was basically a member of Prague School. He was involved with Prague School of Linguistics. I was also talking about Prague School, right? आ गया Prague School, कहाँ पे लिखा? ये देखो, सेकंड वाला. Roman Jacobson is also associated here. Okay, so Roman Jacobson is also collaboration with other scholars such as Levi-Strauss, and involvement with the in the Prague School of Linguistics, and his uh, work of on semiotics and poetics contributed to the broader dissemination and application of structuralist principles. Structuralist principle in what? In various fields beyond linguistics, guys. Just understand, including literary theory, anthropology, cultural studies. Okay, so he contributed like this. Roman Jacobson. Okay, so next we have Claude Lévi-Strauss, who was also working with Roman Jacobson, as we know. Okay, as we got to understand that when we understood about Roman Jacobson's contribution. So Claude Lévi-Strauss actually popularized extended the influence of structuralism. And Claude Lévi-Strauss actually, he was, a French anthropologist. Let's understand, बहुत सारे ऐसे लिटरेरी थियोरिस्ट हैं जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं, फ्रेंच में नहीं, ये दूसरे लैंग्वेज को भी मतलब इन्फ्लुएंस इसने किया, और वहां से लिटरेरी थियोरिस्ट आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं और अपना थियोरी अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बेसिकली. So Claude Lévi-Strauss is also a French, as we know, French anthropologist, and he was another key figure in popularizing and extending the influence of structuralism, particularly if I say in the field of anthropology.
while he did not directly contribute to the translation. Actually, he didn't translate all the theories. Actually, didn't translate. It was actually all the things happened after the translation about the work. Because when in 1916 this work actually published in first 1916, right? So in 1916 you have to understand that when it was published in 1916 posthumously, so this work was not so much famous. And some French philosophers actually got to know that one of the linguistic books is published by them, and they started reading and analyzing Course in General Linguistics book. Okay, so after reading this book, lots of philosophers, lots of literary workers came in that time. But this was not a prominent, or those are not prominent literary figure for linguistics field and for structuralism field. Basically, we're talking about structuralism. So basically, in general linguistics, the most important and highlighted area is structuralism. Structuralism, lang parole, and binary oppositions is also important. So these kind of key concepts, basically key concepts written in this particular book, course in general linguistics. Okay, so I'm not talking about only the structuralism, but other points like lang parole, or signifies, see this kind of actually sign, signified. Okay, so these concepts are also associated with this particular book. So structuralism is very much prominent, actually very much important. Why? Because structuralism is a branch, main source, where we can see that when we started analyzing structuralism, when they started analyzing about structuralism, then they got to know. And actually, Ferdinand de Saussure, when he used to deliver the speeches, then the speeches were collecting by his colleagues, or students, right? So in that time, actually, they don't know what kind of theories, or what kind of things are uh, he is actually talking, and how to start uh, analyze them. So these two literary figures started uh, you know uh, probably started gathering the data, Charles and Bailey and Albert Saussure. And after that, they published the book. And after 1916, this book actually was translated by Wedderburn Buskin, which is in English version. So English writers came into being in that time. In that time, English writers came into being. So after you know reading these theories in English, they got to know, yes, we can adopt this idea. One of them is Claude Lévi-Strauss. He was actually a French philosopher and French anthropologist, but he's also adopting the idea. Yes, this is the idea. Structuralism is the idea where I can apply here, where I can apply in my works. And he was also praising this. So he was another key figure in popularizing the extending the influence of structuralism, particularly in the field of anthropology. So anthropology के field में भी ये आ गया. While he did not directly contribute to the translation, but the course of general linguistics is in this book, actually, in this version, he actually contributed. Levi-Strauss actually applied structuralist principles of Saussurean theory, structuralist principles of the study of culture and society, significantly impacting various academic disciplines. So after that, Levi-Strauss worked most, notably his work, Structural Anthropology. This was a book basically, which was published in 1958 by, uh, you know, uh, uh, Claude Levi-Strauss, and he's applied this theory. In 1958, it was not published in English, but as he was a French philosopher and French, literary worker, so he already wrote that particular, original book in French language. So that is why he applied in 1958.
applied structuralist methodology to the analysis of kinship system, KINSHIP, kinship system, kinship systems, myths, and rituals, and he governed cultural phenomena, arguing that uh, seemingly diverse cultural practices could be understood through shared underlying principles. So Levi-Strauss actually his approach on anthropology emphasized the importance of binary oppositions also. Binary oppositions. I will talk about that. What is binary opposition? Binary oppositions such as, if I say nature, culture, rock, cooked. Okay. So these are the word nature and culture, raw and cooked. Nurture is another word, not nature, nurture. NURTURE. This kind of works, and this kind of words, actually he adopted and started applying these things, this theory. And he conducted actually detailed analysis of myths from various cultures and demonstrating how they reflect underlying structures of the human mind and as society. Okay, so Levi Strauss, basically I want to sum up all the things whatever I said till now. Levi Strauss concept of one more concept was there, which is if I say I just want to write here, which is also Levi Strauss. What's Levi Strauss? That bricolage. This is the concept, guys. Bricolage. This is a concept which refers to the creative recombination of existing cultural elements, influenced discussion of cultural production and innovation within anthropology and beyond. So this is the concept. Basically, bricolage is the concept. Okay. So after that, after all the things, we have next theories. That is Jacques Lacan. So Jacques Lacan is also the French psychoanalyst and psychiatrist, as we know, as we read about him, Jacques Lacan. And he also popularized Saussurean structuralism, primarily through this reinterpretation method, reinterpretation of Freudian. Sigmund Freud, as we know. Do you know who is Sigmund Freud? Tell me. ईड ईगो सुपर ईगो भूल गए आप लोग. Sigmund Freud. ईड ईगो सुपर ईगो. He was also psychoanalytic, no? Michel Foucault, Jacques Lacan, and সিরিয়াল নাম্বারটা গলত হয়ে গেছে 1 2 3 হবে 4 হয়ে গেছে তোমার মানে সিরিয়াল নাম্বারে মানে ফোকাস আছে, আমি কি বলছি ওটাতে ফোকাস নেই? হ্যাঁ আছে ওটা বললাম দরকার নেই, ছেড়ে দাও না, থাক না, অসুবিধা কি আছে, রিলেটিভ দি, আমি এরকমই থাক না, অসুবিধা কি আছে? So the fact is, we have to understand Jacques Lacan is one of them. Actually, Jacques Lacan contributed, if I say, he was also a psychoanalyst and psychiatrist, and he integrated Saussure's linguistics theories into his psychoanalytic framework, introducing new concepts and terminology that resonated with structuralist principles. Okay, so the question, guys, I have a question to all of you. Even in my mind, this question actually clicked just now, that how Lacan contributed the popularization of Saussurean structuralism. How? So let me explain how.
I'm explaining in my way that some points you have to follow. Like Jacques Lacan actually introduces his theory, like a reinterpretation of Freudian concept. In this particular concept, actually, Lacan reinterpreted Freudian Sigmund Freud. I'm talking about him. Freudian theory. So Jacques Lacan basically reinterpreted Freudian psychoanalytic concepts such as the unconscious, subconscious, unconscious, superconscious होता है ना. So unconscious desire and the ego. I was talking about ego, superego. All of you know about Freudian theory, ego, and superego. So उन्होंने ego को ले लिया. So उन्होंने क्या लिया? Unconscious desire and the ego through the lens of structuralism. उन्होंने क्या किया? ये सारे चीजों को उठाया और स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी में लेंस में रख दिया उन्होंने. समझो पॉपुलराइज कैसे हो रहा है, मतलब एक थ्योरिस्ट को कैसे पॉपुलर कर रहा है. क्रिटिक्स तो बाद में आए, जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हम लोग पढ़ेंगे वहां पे क्रिटिक देखेंगे. जब जैक्स दरिदा आएगा डिकंस्ट्रक्शन में, तब वहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे मतलब जो स्ट्रक्चरलिज्म फॉलोअर थे, रोनाल्ड बर्थ वहां पे देखेंगे हम लोग. बहुत सारे लोगों को मैं वहां पे मतलब हम लोग देखेंगे. बेसिकली हम लोग पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड रिकंस्ट्रक्शन जब पढ़ेंगे, जैक्स दरिदा भी देखेंगे. ठीक है, कैसे अपोज किया गया स्ट्रक्चरलिज्म. बाकी स्ट्रक्चरलिज्म के टाइम पे जैक्स लैकान ने क्या किया? Jacques Lacan actually picked some points and he actually basically Freudian psychoanalytic concepts such as unconscious desire and the ego through the lens of structuralism, structural linguistics. He did that, and he emphasized the role of language and symbolic system in shaping humans, subjectivity and experience, and aligning them with Saussurian ideas about the structure of language and signification. Okay, even reinterpretation of Freudian concept is also a point of Jacques Lacan. You can add this point in your note. And one more point, if I say, then I think the mirror stage is also a point. The mirror stage. Actually, Lacan's concept of the mirror stage introduced in his paper, The Mirror Stage, as formative of the I function. This was the concept, guys. This is the paper by Jacques Lacan, and he drew parallels between the development of the ego and the acquisition of language by emphasizing the role of identification and representation in the formation of subjectivity. Okay, so this way actually मैं अभी बोलने जाऊंगा तो बहुत लेंदी क्लास हो जाएगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन डेप्थ. यू जस्ट अंडरस्टैंड कि जैक्स लैकान ने किस किस पॉइंट पे इसको यूज किया उन्होंने. Even one more point is the unconscious and structured like a language. This was also a point because Lacan famously, asserted that the unconscious is structured. Unconscious mind is structured like a language. He is actually associating with that. He's correlating, guys. He's linking. Basically, he is linking and suggesting that the unconscious desires and conflicts are originated basically according to the principles of language and symbolic system. So this concept aligns with Saussurian idea about the structure of language and the role of unconscious processes in shaping human experience.
Okay, and after that we have uh, if I say another point is influence of psychoanalytic practice, and we can you know take it as a point because Lacan's integration of Saussurean structuralism into psychoanalytic theory and practice had a significant impact on the field of psychoanalysis. So you can write like this, सब कुछ मैं बता दूंगा तो आप लोग क्या लिखिएगा, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं. So next we have the last not least, Michel Foucault. So basically Michel Foucault himself, he was also French philosopher. He was also French philosopher and social theorist, played a significant role in popularizing structuralist ideas. So जितना भी मैंने बताया सारे French हैं. Basically the book was published in French language in first time, 1916. And after that it was translated in which year? Which year? 1959. 1959, right? So definitely. So Michel Foucault was actually analyzing his book. He used to analyze his book and got to understand that he was also French philosopher and social theorist. So he also played a significant role in popularizing structuralist ideas. Although his works is more closely associated with post-structuralism, his idea is also more, actually, if I say more closely associated with the post-structuralism. Just understand, Mr. Foucault is also uh, his idea associated with more, actually, post-structuralism idea. While Foucault approaches differs in many respects from Saussure and structuralism. He actually engaged with the structuralist concept and helped to disseminate them within the broader intellectual landscape. He actually you know he applied here, like if I say his contribution on structuralism, then uh, you can see that uh, critique of discourse and power, knowledge and discourse. As we know, these 3 points actually said by Michel Foucault: power, discourse, and knowledge. Okay, so if you have knowledge, then if you have power, knowledge is a power, according to Michel Foucault. So basically, this point you can consider. So Foucault actually wanted to analyze, he analyzes of discourse and power, particularly in works. The and एक वर्क था आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, एक वर्क है उनका आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड, और एक वर्क है उनका डिसिप्लिन एंड पनिश, ये भी एक वर्क है. So these two works actually share some affinities with structuralist approaches, and he actually examined how discourses, systems of knowledge and language operate to shape social reality and exercise power over individuals and populations. So in this way, he actually used structuralist idea by Saussure. Okay, and he also used this idea in his one more point, if I say, emphasizes on structures in systems, such structures and systems. Okay, this is the also important factor. Actually, he connecting, basically Michel Foucault is connecting his theory with Saussure's theory. Actually, Saussure's theory is a like a lens, and through this he making some kind of
masterpiece. Okay, so one more important point, guys, which is very much notable that I'm just writing here. ये जो चारों मैंने बोला ना, रोमन जेकब्सन, क्लॉडिस लेवी स्ट्रॉस, जैक्स लेकान, मिशेल फोको, एक्चुअली इन चारों को एक टर्म दिया गया था। पता है वो टर्म क्या था? बता सकता है कोई? मतलब लिंग्विस्टिक में, स्ट्रक्चरलिज्म में इन चारों को एक टर्म दिया गया एक साथ। वो टर्म क्या है, बता सकते हो आप लोग? व्हाट डू यू थिंक? एनीवन? एक साथ एक टर्म में इनको बोला जाता था। लिख लो आप लोग। गैंग ऑफ फोर। This is the term. The term actually. Claude Lévi-Strauss, Roman Jakobson, Jacques Lacan, Ronald Birds also. Okay. So basically, uh, sorry, I missed something. Ronald Birds, right? One more important little figure was Ronald Bird. So I missed him. Yes, Ronald Bird is also associated with this structuralism. And Ronald Bird is important because uh, in his book, first time he contributed about on structuralism. Actually, he was so much influenced by structuralism idea, but after that he converted his mind into the post-structuralism. Converted into the post-structuralism. So Ronald Bird, I just want to include here. Number 3. Ronald Bird. He was also prominent literary figure here for this structure. Okay, so Claude Lévi-Strauss, Roman Jakobson, Jacques Lacan, and Ronald Bird. Basically, these four. I'm talking about these four. These four people actually as calls as gang of four. This is the term. Okay, this is the term, gang of four. And the term actually gang of four is often used to refer to the to a group of if I say influential thinkers associated with structuralism, particularly in the context of literary theory and cultural studies. Okay. ये चार फिर से बोल दीजिए, कौन से चार? एक रोनाल्ड बार्थ, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, रोमन जेकब्सन जैक्स एंड फोर्थ लेकान। कौन? जैक्स ओके, लेकान। ठीक है। तो ये मिशेल फुको नहीं आएंगे ना? बेसिकली यहाँ पे एक कैच है, और भी थियोरिस्ट है यहाँ पे, सिर्फ ये 5 थियोरिस्ट नहीं है, बहुत सारे थियोरिस्ट हैं. We have to understand the fact this particular term, which I'm not just understanding, Yes, whatever, yes. this particular term may sometimes be used informally or metaphorically to refer in any influential group of thinkers of or theorists. So ऐसा नहीं है कि इस गैंग ऑफ फोर में ये चारों नाम या फिर ये चारों नाम आ सकते हैं. कोई भी चार आप लोग ले सकते हो, गैंग ऑफ फोर बना सकते हो. ओके, यहाँ पे कुछ सही से क्लियरली मेंशन नहीं है. गैंग ऑफ फोर किसको कहेंगे कि चार लोगों को वहां से, बेसिकली मैं जो लोगों का नाम बताया उनको ही गैंग ऑफ फोर बताया गया. बाद में रोनाल्ड बर्थ ने क्या किया, वो तो कन्वर्ट हो गए ना बाद में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में.
उनके बुक में भी वो झलकता है, थ्योरी को कैसे अपोज किया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने। जैसे कि मिशेल फूको ऑब्वियसली उनका कंट्रीब्यूशन था, वो एज ए लेंस स्ट्रक्चरलिज्म को यूज किए, बट बाद में जाके तो उनको भी समझ में आया ना कि हाँ कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, जब क्रिटिक्स लोग क्रिटिसाइज करने लगे उनको ना। समझिए, कोई भी थ्योरी का जब इजाद होता है, एनी वन थ्योरी एक्चुअली विच इज इमर्जिंग, then obviously critics are also started analyzing the theory, and they started understanding, and they started deep analyzing, and after that they started reading about the criticism, right? थ्योरी है तो क्रिटिसिज्म होगा ही, कोई थ्योरी फेंक के कोई नहीं रखता। अभी सिंपली एक बात बोल रहा हूँ, साइको एनालिटिक थ्योरी हो या फिर आप बोल दो एलजीबीटी क्यूब के ऊपर भी एक है ना, वो क्या था वो बहुत फेमस एक थ्योरी है ना, साइकोएनालिटिक थ्योरी के बाद भी मतलब और एक थ्योरी रिसेंटली मतलब आया ना, थ्योरी क्वेर क्वेट क्वेर थ्योरी, थ्योरी। राइट क्वेट थ्योरी एलजीबीटीक्यू के बारे में है ना। सो हाँ यार, लोग तो बैठे नहीं रहेंगे ना, उसके ऊपर तो रिसर्च होगा। एक थ्योरी एक कल आज आप एक थ्योरी लिख रहे हो तो उसके ऊपर भी तो एनालिसिस करके मैं कुछ वर्क लिख सकता हूँ। लेकिन साइको एनालिटिक के ऊपर जैसे मैं खुद एक मतलब सिगमंड फ्रॉइड के ऊपर मैं अभी पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी मैं लिखना चाहता हूँ, इवन उसके ऊपर भी मैं एनालिसिस करके मैं अपना रिसर्च वर्क लिखना चाहता हूँ। इवन मेरा जो कोर्स वर्क होगा मैंने सोच के रखा है कि उसके ऊपर ही होगा। तो डेफिनेटली बहुत सारी थ्योरीज मतलब उन्होंने दिया। इवन उनका जो फेमस है ईडीगो सुपर ईगो, राइट? सो उसको भी एसोसिएट करके ये थ्योरीज भी उसको जैक्स लैकान ने जैसे ईगो को आगे रखा, अनकॉन्शियस के बारे में मैंने बोला उसको आगे रखा। तो लेंस की तरह किसको यूज किया गया? स्ट्रक्चरलिज्म को। तो ये लोग थ्योरी को यूज किए, थ्योरी को क्रिटिसाइज नहीं किए, थ्योरी को यूज किए अपने मतलब के हिसाब से। सो गैंग ऑफ फोर में यहाँ पे जितने चार लोगों के नाम मैंने बोला, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, रोमन जेकब्सन, जैक्स लकान एंड रॉनी बर्थ, तो ये चार लोग जो है ये बेसिकली ना मतलब अगर मैं बोलूं कि मिशेल फूको को मैं इसमें इसलिए नहीं रख रहा हूँ, वो उनका जो थ्योरी है, मैं इन चार लोगों को गैंग्स ऑफ फोर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चार लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म को एज ए लेंस यूज किया, अप्रोचेस को उस अप्रोचेस को मतलब सही से उन्होंने सपोर्ट किया। मिशेल फूको ने बाद में जाके क्या किया, अपोज उनके जो थ्योरीज है, उनके जो मतलब उनके बुक्स में जो उन्होंने बोला कहीं ना कहीं वो अपोज ही है, कुछ वो आइडियाज कहीं ना कहीं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से एसोसिएटेड है। सो दैट इज व्हाई गैंग ऑफ फोर में मिशेल फूको को ऐड नहीं किया जा रहा है। दिस इज द ओके कंसेप्ट। ओके, आई गेट इट। ओके, सो बेसिकली अब स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में तो हम लोग ने समझ लिया कि क्या स्ट्रक्चरलिज्म है, क्या चीज एक्चुअली ये फोकस किस में करता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्चुअली द मेन फोकस आइडिया, व्हाट स्ट्रक्चरलिज्म एक्चुअली फोकसेस। Structuralism emphasizes the underlying structures that shape meaning within a literary text. As we know, as हम लोग जब न्यू क्रिटिसिज्म भी पढ़ते हैं तो ये चीज तो हम लोग देखते ही हैं, राइट? कि एवरीथिंग इनसाइड ऑफ द टेक्स्ट। न्यू क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि जो भी पढ़ना है उसमें पढ़ो, हिस्ट्री से कुछ लेना देना मत रखो, इसमें देखो स्ट्रक्चर सही है या नहीं, लिंग्विस्टिक सही से इस्तेमाल किया गया है नहीं, राइम स्कीम सही से इस्तेमाल किया गया है नहीं, टेक्स्ट में जो लिखा है वही पढ़ो, उसके अंदर ही सब कुछ मीनिंग छुपा हुआ है, आउटसाइड कुछ है ही नहीं। बाद में न्यू स्टोरिस्ट लोग आए, न्यू स्टोरिसिज्म के लोग आए, वो लोग अपोज करने लगे न्यू क्रिटिसिज्म को। बाद में बहुत सारा थ्योरी आया, मॉडर्निज्म भी हम लोग देख सकते हैं, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी भी देख सकते हैं, राइट? बहुत सारी थ्योरीज का इजाद हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सारे स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, स्कूल ऑफ लिटरेरी लिंग्विस्टिक्स और लिटरेरी थ्योरी, ये सबके इर्द गिर्द ही है। एक दूसरे के साथ सब एसोसिएटेड है, ठीक है ना? इवन ओके इवन
टेक्सचुअल एनालिसिस के बारे में भी बोला गया इन स्ट्रक्चरलिज्म. Structuralists analyze text actually as self-contained systems and examining the relationships between elements within the text rather than, if I say, considering external factors such as authorial biography or historical context. So do you think कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरलिज्म, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, फील होता है, स्ट्रक्चरलिज्म इज एसोसिएटेड विथ न्यू क्रिटिसिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज एसोसिएटेड विथ न्यू हिस्टोरिसिज्म. Am I right or wrong? These two concepts are different. Even I, asked to my mentor. When I asked my mentor that Yes. these two theories are right, मतलब एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं या नहीं. बहुत सारे मतलब मेंटोर से मैंने पूछ भी लिया. इवन जब मैं नेट सेट का क्लास भी करता था उस टाइम पे, पेपर 2 का, अभी तो नहीं करता हूँ, तो उस टाइम पे मैं पूछा था अपने मेंटोर्स को. इवन यूनिवर्सिटी का जब क्लास हुआ था एलएमएस में, उस टाइम पे मैं पूछा था, आर दीज टू थ्योरीज आर रिलेटेबल? तो सब लोगों ने एक ही जवाब दिया, दीज टू थ्योरीज आर डिफरेंट. कोई मैच नहीं है, ये अलग है. स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मतलब डिकंस्ट्रक्शन, दिस थ्योरी एक्चुअली डिफरेंट, क्योंकि लिंग्विस्टिक पार्ट है. न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड वर्ड रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, ये सब चीज अलग है. मगर मुझे अभी भी ऐसा मुझे लगता है, अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों को, मैं कंपेयर करूं स्ट्रक्चरलिज्म को, मैं कंपेयर कर सकता हूं न्यू क्रिटिसिज्म के ऊपर, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को अगर मैं कंपेयर करूं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डिकंस्ट्रक्शन को, तो वो न्यू हिस्टोरिसिज्म से, बिकॉज वो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को भी वहां पे बोला गया. एंड स्ट्रक्चरलिज्म में जैसे कि बोला गया कि टेक्स्ट के बारे में, structuralism analyzes a text as self-contained systems. Actually, it follows and examines the relationship between elements within the text rather than the considering external factors such as authorial biography or historical context. जैसे कि एक लेटेड थ्योरी एंड प्रिंसिपल थ्योरी और ऑफ क्रिटिसिज्म ऐसे करके एक बुक है ना, वो आयो रिचर्ड सर का. यस यस यस. तो उसमें तो वो एक एक्सपेरिमेंट किए थे ना, दो स्कॉलर्स, दो टीम का स्कॉलर, मतलब दो टीम था, जिसमें एक टीम को मतलब टेक्स्ट दिया गया जिसमें नाम वगैरह सब कुछ दिया गया, और एक ग्रुप को टेक्स्ट दिया गया जिसमें नाम वगैरह कुछ भी दिया नहीं गया. तो जो रिजल्ट आया वो बहुत ही मजेदार था, बहुत ही अलग था. ठीक है, तो वो न्यू क्रिटिसिज्म का पार्ट है, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट structuralism. Structuralism is also following this kind of actually aspects. Okay, इसमें आप लोग देखोगे synchronic diachronic, इसमें आप लोग देखोगे lang and parole. Lang is a system. Just understand, lang and parole क्या है? Lang is a system. Lang मतलब syntax follow जिसमें होगा structure. parole क्या होगा? parole. parole होगा जो sentence आप लिख रहे हो उसका meaning. system and meaning, simple. इसको अगर मैं बोलूंगा सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या होता है? सिस्टम मतलब समझ लो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये तो सिस्टम है. मगर द फैक्ट इज गाइस, आई जस्ट वांट टू से समथिंग, वी आर फॉलोइंग सिंटैक्टिक थिंग्स, एस्पेक्ट्स, राइट. हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में एसवीओ रूल फॉलो होता है, अदर लैंग्वेजेस में एसवीओ रूल फॉलो नहीं होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता है. अब बंगाली को ही देख लो या फिर हिंदी को ही देख लो. सिंपल, मैं एक चीज बता रहा हूँ, अभी हिंदी में ही बोल रहा हूँ मैं, चलो हिंदी का देख लो. हिंदी का यहाँ पे लैंग चेंज हो गया. कैसे चेंज हो गया? मैं अगर लिखूं यहाँ पे आई, सब्जेक्ट हो गया, ईट हो गया, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया क्या? राइस हो गया ना, राइस हो गया. ये हो गया इंग्लिश में एसवीओ. मगर जब हिंदी में इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मैंने खाना खाया. हम लोग ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि मैंने खाया खाना,
ऐसे हम लोग कभी बोले हैं? या फिर बंगाली में ऐसे थोड़ी बोलते हैं, आमी खेची भात, आमी भात खेच, आमी भात खाई, ये बंगाली। और इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने खाना खाया। तो ऑब्जेक्ट को चेंज हो जाता है ना, तो वो कौन सा रूल फॉलो होता है? एसओवी हो जाता है। सो लैंग पैरोल में भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस है। रोल का मतलब है मीनिंग, मीनिंग इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू हिम, बट द फैक्ट इज मीनिंग क्यों फिक्स होगा? मेरे लिए जो मीनिंग है आपके लिए दूसरा मीनिंग हो सकता है, बिकॉज वी आर इंटरप्रेटिंग इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, राइट? अब निर्बान आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। निर्बान आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। बीच बीच में हाथ उठाकर फ्लो तोड़ देते हो, इससे ही नहीं लगता मुझे। एनीवेज, लंग पड़ोल का मतलब पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है? अब बात करते हैं सिंक्रोनिक डायक्रॉनिक। डायक्रॉनिक इज अ हिस्ट्रिकल सिस्टम। एक मान लीजिए विलियम शेक्सपियर से लेके एरिस्टोटल से लेके हिस्ट्रिकल टाइम से लेके जो एक लैंग्वेज का मतलब वो जो चल रहा है, लैंग्वेज को जो फॉलो किया जा रहा है, जिस लैंग्वेज में लिखा गया वो हिस्ट्रिकल कंसेप्ट के द्वारा, वो हो गया डायक्रॉनिक। सिंक्रोनिक क्या हो गया? वर्तमान में मैं जो चीज देख रहा हूँ, जो चीज फॉलो कर रहा हूँ, जो चीज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो हो गया सिंक्रोनिक। मैं एकदम से इजी लैंग्वेज में बता दिया मैंने। इसको टेक्स्ट मोड में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं एकदम से इजी मोड में इसको समझा दूंगा। This is synchronic aspect and diachronic. Okay. Actually, Ferdinand de Saussure introduced these two concepts of synchronic and diachronic in his linguistic theory. Understand? वो जो बुक मैंने बोला उसी थ्योरी में, वो उस बुक को मैं नहीं कहा, उन्होंने जो डेटा वो मतलब डिलीवर करते थे स्पीच, वो सारे डेटा को तो कलेक्ट करते थे ना। जैसे कि आइए रिचर्ड सर का डेटा कलेक्ट करके वो अलग से बुक पब्लिश किया गया चैप्टर वाइज, वैसे ही आप लोग समझ लो इसको, ठीक है ना? सिंक्रोनिक डायक्रॉनिक भी उसी में आता है। एंड these two concepts actually in his linguistic theory he applied, actually he talked about these two theories, okay, which are essential for understanding language as a system. lang parole मैंने जो बोला, language as a system. These concepts are also fundamental of to Saussure structuralist approach to the study of language. Okay. मतलब ये डाइक्रोनिक है वो हिस्ट्री से रिलेट करता है ना? डायक्रॉनिक तो हिस्ट्रिकल जो फैक्टर्स मतलब उसमें आएगा ना। डायक्रॉनिक ओवर टाइम अगर मैं बोलूं, सिंक्रोनिक क्या है? एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को सिंक्रोनिक कहेंगे। डायक्रॉनिक कहेंगे हम लोग, डायक्रॉनिक किसको कहेंगे? वो ओवर टाइम मतलब जो टाइम बीत चुका है, पास्ट मतलब हिस्ट्रिकल एंशिएंट टाइम भी आप बोल सकते हैं। डायक्रॉनिक बेसिकली एनालिसिस इन्वॉल्विंग involves studying language over time, tracing its historical development and evolution. This is a diachronic. And what is synchronic? If I say synchronic analysis actually focuses what? On studying language at a specific moment in time. अगर मैं पोस्ट मॉडर्निज्म को समझ लूं, मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म, दैट इज सिंक्रोनिक नॉट डायक्रॉनिक। एलिजाबेथन पीरियड को मैं डायक्रॉनिक बोल सकता हूँ, मगर नहीं, वो भी नहीं बोल सकता हूँ। एलिजाबेथन पीरियड से लेकर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, सॉरी पोस्ट मॉडर्निज्म, इसको मैं डायक्रॉनिक कह सकता हूँ ओवर द टाइम, ठीक है ना? पर्टिकुलर टाइम जब मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे कि हो गया पोस्ट मॉडर्निज्म, तो मैं क्या बोलूंगा? अभी पोस्ट मॉडर्निज्म चल रहा है, तभी क्या बोलूंगा? पोस्ट मॉडर्न एरा चल रहा है ना, तभी क्या बोलूंगा? डायक्रॉनिक नहीं, सिंक्रोनिक, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे हूँ, वर्तमान में क्या चल रहा है उस बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज डायक्रॉनिक। Okay. Okay, I got it. And lots of difference between these two actually, even without necessarily examining their historical development. Even Saussure's work particularly outlined in his lectures delivered between 1906, actually I'm talking about in the time 1906 to 1911, before his death. And the book Course of General Linguistics is a data collective book, okay,
compilation of all the data, whatever he delivered, uh, delivered speeches, okay. So synchronic टैक्रोनिक हो गया आप लोगों का, लैंग पैरोल भी समझ लिए। बाइनरी ऑपोजिशन, ये क्या चीज, ये क्या बोला है? बाइनरी ऑपोजिशन, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको हम लोग समझेंगे। ऑपोजिशन एक्चुअली ये भी जानना जरूरी है, बट इज बाइनरी ऑपोजिशन। Basically, structuralists often identify binary oppositions within text, such as a good versus evil, मतलब contradictory। बाइनरी ऑपोजिशन क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी समझते हो? गुड बैड, गुड एविल, ब्लैक व्हाइट, ऐसे करके जो है वो हो गया बाइनरी ऑपोजिशंस, ठीक है ना? मेल वर्सेस फीमेल और nature versus culture. So basically these oppositions are seen as a fundamental to the organization of meaning in literature, professor. Okay, so this is binary opposition, and binary opposition are a fundamental concept in structuralist theory and applied not only to literature but also to various fields, okay, culture में भी easily, ठीक है ना? And Okay. examples, if I give you some examples like, ऐसे समझ लो, male versus female, binary opposition, male versus female, good versus evil, okay. So gender, male versus female is kind of gender binary. Gender binary is another, prevalent opposition. Nature versus culture, this is also an opposition contrast the nature world with human civilization and culture, constructs, okay. लैंग पैरोल भी समझ में आ गया, बाइनरी ऑपोजिशन भी समझ में आ गया। अब क्या है बाकी? अब है सिग्निफायर, सिग्निफाइज, याद है? साइन एंड सिग्निफायर। व्हाट इज साइन, व्हाट इज सिग्निफायर, व्हाट इज सिग्निफाइड, ये चीज समझना पड़ेगा, बता दे रहा हूं। साइन, साइन क्या हो सकता है? साइन मतलब समझ लो, मैंने एक क्या बोलूं, एक ऐसा कार, मान लो लैम्बोर्गिनी, मैंने लैम्बोर्गिनी को दे, मतलब लैम्बोर्गिनी के बारे में मैंने सोचा, तो वो हो गया साइन। मैंने सोचा मतलब लैम्बोर्गिनी एक जो है वो वर्ड हो गया। चलो लैम्बोर्गिनी छोड़ो, मैं इसको और सिंपल करता हूँ, रोज करता हूँ। चलो रोज हो गया, ठीक है। अब रोज का बात जब आएगा तब किसी के मन में व्हाइट रोज तो आएगा नहीं। ज्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं, रोज जब भी कहते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, रेड रोज। समझो, साइन आ गया ना, यह है साइन, ये साइंस है, साइंस, SIGNS, साइंस, विज्ञान वाला साइंस नहीं, ये साइंस है। क्या साइंस है कि हम लोग जब रेड मतलब रोज को देखते हैं, रोज, रोज के बारे में किसी ने बोला, आई विल गिव यू अ रोज, कोई फ्रेंड भी बोल रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा, ये डेफिनेटली मतलब वो तो मुझे रेड रोज ही देंगी, या फिर कोई ऐसा थोड़ी सोचेगा मुझे ब्लैक रोज देगा। ब्लैक रोज के बारे में कोई सोचता है? मैं अगर रोज वर्ड का नाम अभी लिया, सच बताओ आप लोगों में से कितने लोगों ने ब्लैक रोज सोचा और कितने लोगों ने रेड रोज सोचा? सच बताओ, झूठ मत बोलना। रेड रोज के बारे में इमेज किसके मन में क्रिएट हुआ बताओ? किसी के मन में भी आया कि रोज बता रहा है तो रेड रोज ही आएगा मन में? कितने लोगों के मन में आया? बताओ बताओ। किसी के मन में नहीं? सब लोग ब्लैक रोज सोच रहे थे क्या? बताओ यार, मतलब
না না দাদা, রোজ মানে শুধু ওই লাল গোলাপের খেয়ালই মাথায় আসবে, একটা রোজ চিহ্ন প্রতীক হিসেবে আসলো। ইয়েস, চিহ্ন, প্রতীক, সাইন, প্রতীক, ইউ আর রাইট, একদম परफेक्ट वर्ड यूज করেছি, প্রতীক। लाल का प्रतीक है ना, मतलब समझ लो, लाल गुलाब। सो दिस इज साइन। साइन को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया, तीन नहीं है। साइन सिग्निफायर सिग्निफाइज नहीं है। साइन सिग्निफायर, फायर स्पेलिंग गलत है तो अपोलॉजी फॉर दिस, एंड सिग्निफाइड, ठीक है ना। अब ये जो दो कंसेप्ट है समझ लो आप लोग, साइन को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। अब सिग्निफायर क्या है, चलो, अरे यार ड्रॉ का तो था यहाँ पे, मैं भी एक नंबर का बेवकूफ हूँ यार, छी, तब से बेकार में मैं मतलब ये सब यूज कर रहा हूँ। अरे यार पूरा क्लास खत्म हो गया, अब लास्ट में मैं क्या बोलूँ, छोड़ो, गुस्सा आ रहा है। ड्रॉप क्लिक तो कर दिया, सही कैसे करूँ, अरे यार ड्रॉ तो था यार, चलो मैं बता दे रहा हूँ। साइन समझ लो, सिग्निफायर एस आर देके मैंने बोल दिया, और सिग्निफाइड एस डी देके मैंने बोल दिया। चलो हैंड राइटिंग छोड़ दो, ठीक है, इतने देर से क्या बेवकूफ़ी वाला काम किया मैंने, छोड़, कोई बात नहीं। तो ये हो गया साइन। कोई अगर ट्री हम लोग देख रहे हैं मान लो, या फिर मान लो कोई भी रोज देख रहा है, रोज देख रही हो आप लोग, तो रोज में पहले जो हम लोग के मन में आता है रेड रोज आता है ना। ये जो पहले रोज जो वर्ड हम लोग सुनते हैं, ROZ नहीं समझते हैं, पहले क्या आता है, एक साइन क्रिएट होता है, इमेज। तो साइन क्या होता है, साइन होता है वर्ड टू एक मतलब इमेज, इन दोनों के बीच लिंक, सिंक्रोनाइज करना, वो जो प्रोसेस है उसको कहते हैं साइन। सिग्निफायर क्या हुआ, अब सिग्निफायर के बारे में बोल देता हूं। सिग्निफायर मतलब रोज जो है वो एक गुलाब होता है, और उसका जो फिजिकल फॉर्म है, आप लोग उस फिजिकल फॉर्म को पकड़ सकते हो, देख सकते हो, देख रहे हो, तो उस फिजिकल फॉर्म जो होगा वो हो गया सिग्निफायर। फिजिकल फॉर्म हो गया क्या, सिग्निफायर। सिग्निफाइड क्या है, उसके बारे में जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में है। अब जैसे सुदीप ने कहा, अब सुदीप ने इतना अच्छे से इसलिए कहा होगा कि उसको याद आया होगा कि वैलेंटाइंस डे के दिन शायद किसी ने उसको रोज दिया होगा, तो उसके दिमाग में ऐसा कंसेप्ट आया होगा, राइट सुदीप। तो अलग अलग इंसान के मन में अलग अलग चीजों का मतलब कंसेप्ट आता है ना, अलग अलग कंसेप्ट आता है, तो इस कंसेप्ट को कहेंगे सिग्निफाइड, ठीक है ना। सश्योर इस आइडिया को फिक्स बता दिए थे, मगर जबकि वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर में देखा गया ये चीज, स्ट्रक्चरलिज्म को एज ए सेंट्रल आइडिया सब लोग मान रहे हैं और उसको फिक्स्ड मीनिंग हिसाब से यूज कर रहे हैं। तब डिकंस्ट्रक्शन में जब हम लोग पढ़ेंगे जैक्स दरिडा को, तो वो लोगोसेंट्रिसिज्म जब पढ़ेंगे तब उन्होंने अपने थ्योरी में भी बहुत सारी चीजों को बारे में बताया, लोगोस के बारे में बताया, लोगोसेंट्रिसिज्म के बारे में बताया, डिफरेंस के बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ ठीक है, साइन तक ठीक है, कोई बात नहीं, हो ही सकता है हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हुआ, हो ही सकता है, इट्स ओके। सिग्निफायर भी समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। जहां पे कंसेप्ट का आता है सिग्निफाइड, सिग्निफाइड चेंज होगा। सिग्निफाइड हम नहीं मान सकते कि ये फिक्स्ड मीनिंग है, नो, दिस इज नॉट फिक्स्ड मीनिंग। आपके दिमाग में अगर ऐसा ख्याल आता है कि जो रोज है उसका बहुत अच्छा स्मेल है, बहुत अच्छा खूबसूरत सा चीज है, किसी के लिए रोज एक नाम भी हो सकता है, फूल नहीं हो सकता, नाम हो सकता है। जैसे कि टाइटैनिक मूवी का रोज याद है,
नाम भी हो सकता है रोज। इवन रोज हम लोग गुलाब को इंग्लिश लैंग्वेज में रोज कह रहे हैं, जबकि उस वो अलग लैंग्वेज में वो अलग प्रोनाउंस करता होगा। तो रोज अगर जिसको पता नहीं है रोज का मीनिंग गुलाब होता है, कोई अगर मान लो एक नॉन बंगाली या फिर बंगाली, मान लो एक इंडियन ही, हम लोग इंडियंस है, हम लोग को मान लो इंग्लिश पता नहीं है, या फिर किसी फ्रेंच को इंग्लिश पता नहीं, तो वो अगर मान लो रोज वर्ड सुनेगा तो उसके लिए एक मतलब क्या बोल नया जैसा लगेगा ना। तो वो क्या सोचेगा रोज क्या होता है, शायद कोई नाम ही होगा, ये सोचेगा ना। हमारे लैंग्वेज में एक, दूसरे लैंग्वेज में एक होता है ना। दिस इज द डिफरेंस। मैं लास्ट में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डिकंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा तब और भी आइडियाज आप लोगों को क्लियर होगा। स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। थियोरिस्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को जो मेन जो थियोरिस्ट है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जिन लोगों को पढ़ना है आपको, मिशेल फू को पढ़ लेना, रोनाल्ड बर्थ भी पढ़ लेना आप लोग, टाइम मिले तो। रोमन जेकबसन पढ़ लेना, ठीक है, रोमन जेकबसन पढ़ लेना। और इसको तो मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना इस थ्योरी से। रोनाल्ड बर्थ को जब पढ़ोगे तब स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में दोनों में ही इनका किरदार है, तो ऑब्वियसली जैक्स लैकान का जो एनालिटिकल थ्योरी जो बताया मैंने, साइकोएनालिटिक को कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया स्ट्रक्चरलिज्म के साथ में, ठीक है, तो उसको भी आप लोग लिखिएगा। ये प्रोमिनेंट फिगर है, और भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं, ठीक है। सब नाम को तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, ऐसे भी बहुत टाइम हो गया है, 11:30 बज चुका है। तो यही है आज का सेशन।